एक बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा है। वह शब्दों को नहीं जानता, व्याकरण की कोई समझ नहीं, फिर भी कुछ ही सालों में वे भाषा में निपुण हो जाता है। स्टानलिस देहने कहते हैं, यह चमत्कार किसी जादू से कम नहीं। यह चमत्कार किसी जादू से नहीं बल्कि दिमाग की अद्भुत बनावट से होता है। हमारा दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं, यह सीखने की सबसे ताकतवर मशीन है। अब तक की किसी भी किताब, कंप्यूटर या एआई से कहीं आगे। स्टैनिस्लॉस देहने की किताब हाउ वी लर्न वाई ब्रेन्स लर्न्स बेटर देन एनी मशीन फॉर नाउ 2020 मस्तिष्क के सीखने की अद्भुत यात्रा का रोचक विवरण है। हाउ वी लर्न एक गहरी और शोध आधारित पुस्तक है जिसे जिसे स्टैनिस्लॉस देहने ने लिखा है। यह पुस्तक मानव मस्तिष्क और सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। लेखक ने यह किताब इस सवाल के इर्द गिर्द तैयार की है कि हम कैसे सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में कौन सी कारक प्रभाव डालते हैं। देहने ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया है कि सीखने की प्रक्रिया केवल संचरण या मेमोरी पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क के तंत्रों और न्यूरॉन्स की नेटवर्किंग पर आधारित होती है। मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता होती है जिससे हमारा मस्तिष्क अपने आप को नए अनुभवों के साथ ढालता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मशीनें वास्तव में इंसानों की तरह सीख सकती हैं? प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट स्टैनलिस देहने इस सवाल का गहरा जवाब देते हैं। वे समझाते हैं कि इंसान और मशीन के सीखने में एक मूलभूत अंतर है। देहने बताते हैं कि एआई और मशीनें केवल डेटा से सीख सकती हैं। उन्हें किसी पैटर्न को पहचानने या किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए हजारों लाखों उदाहरणों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर एआई को एक बिल्ली की पहचान करनी है तो उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी। इसके विपरीत मानव ब्रेन डेटा एफिशिएंट है। एक बच्चा केवल कुछ ही उदाहरणों से पैटर्न पहचान सकता है। अगर आप अपने बच्चे को 2-3 बार बिल्ली दिखा दें तो वो अगली बार आसानी से कह देगा कि यह बिल्ली है, क्योंकि इंसान केवल आकृति या रंग नहीं देखता बल्कि उसके साथ जुड़े कॉन्टेक्ट्स, अर्थ, संवेदनाएं भी महसूस करता है। यह गहराई मशीनों में नहीं है। इसलिए इंसानी माइंड केवल एक पैटर्न रिकॉग्नाइजर नहीं बल्कि एक अर्थ खोजने वाली प्रणाली है। देहने ने दशकों की शोध से यह निष्कर्ष निकाला कि मानव मस्तिष्क 4 मूलभूत स्तंभों के सहारे सीखता है। जहाँ ध्यान जाएगा वहीं सीखना होगा। जहाँ ध्यान जाएगा वहीं सीखना होगा। हमारे चारों ओर हर क्षण लाखों सिग्नल्स होते हैं, आवाज़ें, चित्र, गंध, भावनाएं, लेकिन ब्रेन उनमें से केवल उन्हीं को चुनता है जो हमारे लिए ज़रूरी या रोचक हैं। वे इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में शिक्षक बोल रहे हों लेकिन अगर बच्चा खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को देख रहा है तो उसके दिमाग में शिक्षक की बातों की स्मृति नहीं बनेगी। सीखना वहीं होगा जहां ध्यान केंद्रित होगा। केवल सुनना सीखना नहीं है, सीखने के लिए खुद करके देखना ज़रूरी है। मस्तिष्क तब सबसे अधिक एक्टिव होता है जब हम किसी प्रक्रिया में खुद शामिल होते हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा केवल क्रिकेट का मैच देखेगा तो उसे खेल का अंदाज़ा होगा, लेकिन जब वह खुद बल्ला उठाकर मैदान में खेलेगा तभी वह सचमुच बल्लेबाजी की तकनीक सीख पाएगा। यही कारण है कि शिक्षा प्रणाली में केवल लेक्चर सुनना काफ़ी नहीं बल्कि प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट और अनुभव आधारित लर्निंग ज़रूरी है। गलतियाँ दुश्मन नहीं हैं, असल में वे सीखने का सबसे अहम साधन हैं। जब हम गलती करते हैं हमारा ब्रेन तुरंत नोटिस करता है कि कहाँ गलत हुआ। वह एरर सिग्नल बनाता है और अगली बार उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। हर बार गिरना एक एरर फीडबैक है। दिमाग सीखता है कि संतुलन कैसे बनाना है। धीरे धीरे वही बच्चा बिना गिरे साइकिल चला लेता है। सीखना एक बार में स्थायी नहीं होता।
जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं और ख़ासकर जब हम सोते हैं तो दिमाग उन यादों को कंसोलिडेट यानी स्थायी बना देता है। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर के अनुभवों को व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि परीक्षा से एक रात पहले जागने के बजाय पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। पियानो सीखने वाला बच्चा दिन भर अभ्यास करता है, गलतियां करता है, फिर सोता है। नींद के दौरान उसका दिमाग पैटर्न्स को मजबूत करता है। कुछ हफ्तों बाद वही बच्चा सजगता में मोज़ार्ट का टुकड़ा बजाने लगता है। न्यूरोसाइंस का एक अद्भुत फैक्ट यह है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, यानी लचीला। हर बार जब कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं और पुराने कनेक्शंस बदलते हैं। इसका अर्थ यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में कोई नई भाषा, नया वाद्य, नया कौशल सीख सकता है। देहने का संदेश स्पष्ट है। अगर हमें शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो हमें न्यूरोसाइंस की खोजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दिमाग ध्यान से सीखता है तो क्लासरूम में ध्यान खींचने वाले तरीके अपनाने चाहिए। अगर दिमाग गलतियों से सीखता है तो बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए, उन्हें केवल अंक काटकर दंडित नहीं करना चाहिए। अगर सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है तो शिक्षा को प्रयोग और प्रोजेक्ट आधारित बनाना चाहिए। और अगर सुदृढ़ीकरण जरूरी है तो बच्चों को पर्याप्त नींद और पुनरावृत्ति का अवसर मिलना चाहिए। देहने कहते हैं कि सीखने का सबसे बड़ा साधन है जिज्ञासा। जिज्ञासा ध्यान को चुंबक की तरह खींचती है। अगर बच्चा वास्तव में किसी सवाल से उलझा है तो उसका ध्यान अपने आप वहीं टिक जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर गणित केवल फार्मूलों से सिखाई जाए तो वह उबाऊ लगने लगती है। लेकिन अगर शिक्षक पूछे, क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल मैप्स शॉर्टेस्ट रास्ता कैसे ढूंढता है, तो बच्चा तुरंत सतर्क हो जाएगा। अब उसका दिमाग गणितीय एल्गोरिदम को समझने के लिए तैयार होगा। देहने ने अपनी लैब में एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को एक स्क्रीन पर अक्षर दिखाए, साथ ही कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाले इमेजेस भी डाले। परिणाम, जिन बच्चों ने ध्यान केंद्रित किया उन्होंने अक्षर तेजी से सीखे। जिनका ध्यान भटका वे सीखने से पीछे रह गए। यह प्रयोग साबित करता है कि सीखना तभी संभव है जब ध्यान केंद्रित हो। देहने का पूरा दृष्टिकोण बताता है कि इंसानी दिमाग मशीनों से कहीं अधिक अद्भुत है। मशीनें डेटा हंगरी हैं, लेकिन इंसान कुछ ही उदाहरणों से सीख लेता है। मशीनें केवल पैटर्न पहचानती हैं, लेकिन इंसान उनमें अर्थ और भावना भी जोड़ता है। इंसान का दिमाग जीवन भर बदलता और सीखता रहता है। इसलिए देहने का संदेश है, सीखना केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, यह एक जीवंत प्रक्रिया है। ध्यान, भागीदारी, गलतियों और स्मृतियों का नृत्य। न्यूरोसाइंस की भाषा में अटेंशन कई ब्रेन रीजन्स का मेल है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला हिस्सा यह तय करता है कि किस पर फोकस करना है। पैराइटल कॉर्टेक्स सेप्टियल अटेंशन जगह स्थान पर ध्यान को संभालता है। थैलेमस एक गेटकीपर की तरह तय करता है कि कौन सी सेंसरी जानकारी आगे जाएगी। यानी अटेंशन एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। देहने एक उदाहरण देते हैं, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसके सामने दर्जनों विमान की जानकारी आ रही है। अगर उसका ध्यान बिखर जाए तो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जब वह पूरी सजगता से क्रिएटिव सिग्नल पर फोकस करता है तभी वह प्लेन को सुरक्षित उतार पाता है। यही अटेंशन का असली खेल है, लाइफ और डेथ का फर्क। देहने इस हिस्से में कुछ व्यवहारिक टिप्स देते हैं। डिस्ट्रैक्शन कम करें। सीखते समय फोन या नोटिफिकेशन दूर रखें। चंक लर्निंग, छोटे हिस्सों में सीखो ताकि ध्यान टिक सके। क्यूरियोसिटी ट्रिगर, हमेशा सवाल बनाओ, मुझे यह क्यों सीखना है। इमोशन अटैच करो, सीखने को अपने जीवन से जोड़ो, तभी ध्यान गहरा होगा। देहने कहते हैं, सिर्फ सुनना या पढ़ना दिमाग के लिए उतना असरदार नहीं है जितना खुद उसमें भाग लेना। अगर बच्चा सिर्फ शिक्षक की बातें सुनता है तो उसका दिमाग पैसिव रहता है, लेकिन जब वह सवाल पूछता है, प्रयोग करता है, गलती करता है तो दिमाग एक्टिव हो जाता है।
एक्टिव इंगेजमेंट दिमाग को लर्निंग मोड में डालता है। देहने MIT में हुए एक स्टडी का जिक्र करते हैं। एक ग्रुप को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर सुनाए गए, दूसरे ग्रुप को वही कॉन्सेप्ट खुद प्रयोग करके खोजने दिए गए। नतीजा हुआ कि जिन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने कॉन्सेप्ट को 3 गुना तेज और गहरा सीखा, यानी करके सीखना सबसे असरदार है। देहने कहते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से एक्टिव लर्नर्स होते हैं। बच्चा चलना सीखता है, फिर वह बार बार गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। बच्चा बोलना सीखता है, तब वह तोते की तरह बोलने की नकल करता है, गलतियां करता है और खुद सुधारता है। सीखना ट्रायल एंड एरर से आता है, ना कि सिर्फ सुनने से। न्यूरोसाइंस बताता है जब हम एक्टिव रहते हैं तो डोपामीन सिस्टम एक्टिवेट होता है और दिमाग रिवार्ड महसूस करता है। हर बार जब हम खुद जवाब खोजते हैं, दिमाग में न्यूरल सर्किट्स मजबूत होते हैं। यह सर्किट्स पैसिवली सुनने से एक्टिवेट नहीं होते, यानी एक्टिव लर्निंग लिटरली दिमाग की वायरिंग बदल देती है। दहने बताते हैं कि पायलट को उड़ान भरना सिर्फ किताबों से नहीं सिखाया जाता, उसे सिमुलेटर में बैठाया जाता है, इमरजेंसीज क्रिएट की जाती हैं, वह खुद कंट्रोल्स चलाता है, गलतियां करता है, उनसे सीखता है, इसलिए वह सिचुएशन हैंडल करना सीख लेता है। यही एक्टिव एंगेजमेंट है। दहने का कहना है कि स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट्स को सिर्फ लेक्चर सुनाना पर्याप्त नहीं, उन्हें सवाल पूछने, प्रोजेक्ट बनाने, प्रयोग करने और चर्चा करने देना चाहिए। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, जहां छात्र खुद कॉन्सेप्ट खोजते हैं, शिक्षक गाइड बनाते हैं, न्यूरो साइंटिफिकली ज़्यादा असरदार है। इसके छोटे अभ्यास उन्होंने बताए हैं। टीच बैक मेथड, जो सीखा है किसी और को सिखाओ, इससे नॉलेज कंसोलिडेट होता है। हैंड्स ऑन लर्निंग, सिर्फ पढ़ने के बजाय प्रयोग करो। एक्टिव रिकॉल, नोट्स देखने के बजाय खुद से याद करके बताओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, उससे जुड़ा सवाल हल करो। देहने कहते हैं कि गलती असफलता नहीं है बल्कि सीखने का संकेत है, लेकिन हमारी एजुकेशन प्रणाली अक्सर बच्चों को सजा या शर्मिंदा करती है। इससे बच्चे रिस्क लेना छोड़ देते हैं, दिमाग भी सेफ जोन में चला जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। जबकि दिमाग का असली तंत्र यही है कि एरर सिग्नल को डिटेक्ट करे और उसे सुधार का नया रास्ता बनाए। देहने अपने लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। बच्चों को स्पेलिंग टेस्ट कराया गया, कुछ बच्चों को हर गलती पर तुरंत करेक्शन दिया गया, कुछ बच्चों को करेक्शन नेक्स्ट डे मिला। नतीजा, जिन बच्चों को तुरंत फीडबैक मिला उन्होंने स्पेलिंग बहुत तेज़ी से सीखी। डिले होने पर दिमाग उस गलती को भूल गया। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है गलती करो और तुरंत करेक्शन पाओ और न्यूरल सर्किट मजबूत करो। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे दिमाग में इंटीरियर रेगुलेट कॉर्टेक्स ACC नाम का हिस्सा होता है जो एरर डिटेक्ट करता है। ये दिमाग का एरर डिटेक्टर है। जैसे ही गलती होती है ACC अलार्म बजाता है। इसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नया समाधान खोजता है, यानी दिमाग खुद एक एरर करेक्शन मशीन है। देहने कहते हैं इसका सबसे शानदार उदाहरण थॉमस एडिसन है। बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बार क्यों असफलता पाई तो उन्होंने कहा, I have not failed, I have just found 1000 way that won't work। यही है एरर फीडबैक का जादू। हर गलती सफलता की ओर एक सीढ़ी है। इसका सबक यह है कि टीचर्स को चाहिए कि वह बच्चों को गलती करने दे, गलतियों को छिपाने या सजा देने के बजाय फीडबैक लूप दें। इमीडिएट करेक्शन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सबसे असरदार हैं। स्टूडेंट को यह सिखाना ज़रूरी है कि गलती उनकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। इसके लिए छोटे अभ्यास हैं। टेस्ट योरसेल्फ, बार बार खुद को परखो ताकि एरर सिग्नल निकले। इमीडिएट फीडबैक, किसी मेंटल या टूल से तुरंत करेक्शन पाओ। एरर लॉग, अपनी गलतियों को लिखो और रीजंस समझो। ग्रोथ माइंडसेट, हर गलती को असफलता नहीं बल्कि नए रास्ते के संकेत की तरह देखो। देहने कहते हैं कि सीखने का असली जादू कक्षा या किताब में नहीं बल्कि रात की नींद में होता है। दिन भर जो कुछ हम सीखते हैं वह दिमाग की टेम्परेरी मेमोरी यानी हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है।
जब हम सोते हैं, दिमाग उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी नियोकॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र करता है। बिना नींद के यह प्रोसेस अधूरा रह जाता है। यही कारण है परीक्षा की रात जागकर पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना नींद लेकर पढ़ने से। देहने हार्वर्ड में हुए एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। स्टूडेंट को एक कॉम्प्लेक्स पजल सोल्व करने को दिया गया। एक ग्रुप ने दिन भर जागकर कोशिश की, दूसरे ग्रुप को बीच में एक रात की नींद दी गई। नतीजा, नींद लेने वाले ग्रुप ने 60% ज़्यादा तेजी से पजल को हल किया, यानी दिमाग ने सोते समय सबकॉन्शियसली सॉल्यूशन खोज लिया। यही है कंसोलिडेशन इफेक्ट। न्यूरोसाइंस के अनुसार स्लो वेव स्लीप यानी गहरी नींद में दिमाग दिन के एक्सपीरियंस को रिप्ले करता है। यह रिप्ले न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करता है। REM स्लीप यानी सपनों वाली नींद में दिमाग क्रिएटिव कनेक्शन बनाता है। वो चीज़ें जोड़ देता है जो हमें जागते हुए नहीं सूझती। इसलिए कहा जाता है स्लीप इज़ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। देहने कहते हैं कि दिमाग का सबसे अद्भुत रहस्य तब सामने आता है जब हम सोते हैं। वह बताते हैं कि नींद केवल आराम का समय नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क के लिए सक्रिय रूप से काम करने का अवसर होती है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर के अनुभवों और जानकारी को एक तरह से रिप्ले करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है और स्थायी स्मृति में जमा करता है। यह प्रक्रिया कंसोलिडेशन कहलाती है। लेकिन यह केवल याददाश्त को पक्का नहीं करती, बल्कि कई बार यह क्रिएटिविटी को जन्म देती है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है बीटल्स के महान गायक और गीतकार पॉल मैकार्टनी। देहने लिखते हैं, एक रात अचानक पॉल गहरी नींद से जागे। उनके दिमाग में एक नई धुन गूंज रही थी। उन्होंने तुरंत उसे नोट कर लिया। बाद में वही धुन उनके सबसे मशहूर गीतों में से एक यस्टरडे बनी। यह घटना बताती है कि सोते समय हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि नई संरचनाएं और नए विचार भी रचता है। यह है कंसोलिडेशन और क्रिएटिविटी का जादुई मेल। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है, सीखने और रचनात्मकता के लिए नींद त्यागना सबसे बड़ी गलती है। अक्सर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के समय नींद काटकर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि यह तरीका उल्टा असर डालता है। यदि दिमाग को सोने और आराम करने का मौका न मिले तो सीखी हुई जानकारी अल्पकालिक स्मृति में ही रह जाती है और जल्दी भूल जाते हैं। इसके विपरीत जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो मस्तिष्क उस जानकारी को गहराई से व्यवस्थित करता है और स्थायी रूप से संग्रहित करता है। इसलिए टीचर्स को भी चाहिए कि वे अपने शिक्षण कार्यक्रम इस तरह से बनाएं कि छात्रों को सीखने और फिर कंसोलिडेशन का समय मिले। लगातार घंटों तक रटना असफल रणनीति है। सही तरीका है स्पीड लर्निंग, यानी थोड़े थोड़े अंतराल पर बार बार जानकारी को दोहराना। इससे दिमाग को हर बार नींद और आराम के जरिए उस जानकारी को पक्का करने का अवसर मिलता है। देहने नींद और सीखने से जुड़े कुछ छोटे बेहद प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं। नंबर 1, स्लीप हाइजीन। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी और नियमित नींद लें। सोने का समय और उठने का समय स्थिर होना चाहिए। स्पेस्ड रिपीटेशन, किसी विषय को एक ही दिन में ठूंसने के बजाय कई कई दिनों में छोटे छोटे हिस्सों में दोहराएं। रेस्ट एंड पॉज, गहन अध्ययन के बीच छोटे छोटे ब्रेक लें। यह ब्रेक भी दिमाग को जानकारी पचाने का समय देता है। ड्रीम जर्नल, नींद के दौरान आने वाले सपनों और विचारों को सुबह उठते ही लिखें। कई बार उनमें रचनात्मक समाधान या आइडियाज छिपे होते हैं। देहने का मुख्य संदेश यह है कि सीखना केवल मेहनत और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि आराम और नींद भी सीखने का अनिवार्य हिस्सा है। दिमाग को कंसोलिडेशन का समय दिए बिना सीखना अधूरा रह जाता है। इसी संदर्भ में उनकी किताब हाउ वी लर्न 4 स्तंभों की बात करती है। सबसे पहले अटेंशन, यानी दिमाग उस चीज को सीखता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। नंबर 2, एक्टिव एंगेजमेंट, केवल सुनना काफी नहीं, खुद करके सीखना जरूरी है। एरर फीडबैक, गलतियां असफलता नहीं बल्कि सुधार की ऊर्जा है। कंसोलिडेशन, नींद और आराम के जरिए स्मृति को स्थायी बनाना।
देहने कहते हैं कि यह चार स्तंभ मिलकर सीखने का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। न्यूरोसाइंस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीखना कोई रहस्य या जादू नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित जैविक प्रक्रिया है। जब हम ध्यान, सक्रिय भागीदारी, गलतियों से सीखने और पर्याप्त नींद, इन चारों को संतुलित करते हैं, तब सीखने की क्षमता अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। लेखक यह भी बताते हैं कि सीखने के लिए सही समय और गहरी ध्यान की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं और जानकारी को व्यवस्थित तरीके से पुनः देखते हैं, तो मस्तिष्क उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित कर देता है। यही कारण है कि बार बार अभ्यास और अच्छी नींद को मिलाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स तेजी से और गहराई से सीखते हैं। अंततः देहने का संदेश स्पष्ट है कि सीखना केवल पढ़ाई का काम नहीं, यह हमारे मस्तिष्क की प्रकृति है और इस प्रकृति को सबसे ज़्यादा पोषण नींद और आराम से मिलता है। नींद केवल शरीर को नहीं, बल्कि स्मृति, क्रिएटिविटी और समस्या समाधान की क्षमता को भी नया जीवन देती है। इसलिए हाउ वी लर्न सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और व्यक्तिगत विकास में रुचि रखने वालों के लिए एक मार्गदर्शिका है, जो यह समझना चाहते हैं कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। उम्मीद करते हैं यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दूसरी ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बुकबाज और मैं हूँ आर्यन।